हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी यूनिट 3 की करने जा रहे हैं। यूनिट 3 जो है आपका, ये हम जो करवा रहे हैं वो आपको ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से करवा रहे हैं। मेरे पास हालांकि और भी पब्लिकेशन की बुक्स हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब आप एक बुक से पढ़ेंगे तो वो फिर कनेक्टेड फील करने लगते हो। तो इस वजह से फिर हमने दूसरी बुक नहीं उठाई, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी सेक्शन में भी दिया हुआ है चीज़ों को। तो वो मैं अपने बेसिस पे करा रही हूँ। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक बेस्ट है। देखिए, बेस्ट सब हैं, आपको जिस बुक का कंटेंट समझ में आ जाए बेस्ट वही है ना। हमें कोई प्रमोशन तो नहीं करना है ना कि यही बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कि यूनिट 3 में मैम कितने चैप्टर्स होंगे। तो हमने कहा यूनिट 3 के अंतर्गत आपके लगभग 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने अंडरलाइन सेक्शन में कर रखा है, तो आप वहाँ से अपना चीज़ों का एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी तक अगर आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो मस्ट इंस्टॉल द पीजी पॉइंट ऐप, वेयर यू गॉट द नोट्स एंड एमसीक्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरा ऐसा मानना है कि आप वही चीज़ अंत में आकर के लो और फिर वही चीज़ आप केवल 10 दिन पढ़ो। और अगर आप वही चीज़ आज ले लोगे तो कम से कम अपना आपके पास समय है अभी लगभग 20-25 महीने भर का, 20-25 दिन का, तो बड़े आराम से तो एटलीस्ट आप पढ़ोगे तो अच्छे से। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आराम से एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं और अपना नोट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आइए पीजी पॉइंट ऐप पे। आपको वहाँ पर कुछ फ्री क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और आपको पेड सेक्शन में जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। आप सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। क्लासेस सारी फ्री हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप तो कुछ नहीं फ्री देते। मैं उनको बता दूं, भैया कोई भी क्लास हमने आज तक पेड नहीं की है, क्लासेस आपकी सारी फ्री हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप लोगों का पेपर 1 का एक सरप्राइज एमसीक्यूज़ का टेस्ट लेने वाले हैं हमने क्या कहा, पेपर 1 का सरप्राइज एमसीक्यूज़ टेस्ट लेने वाले हैं। पेपर 1 की 26 क्लासेस लगभग हमने करवा दी हैं। तो वो क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा और उनमें से जो टॉपिक ना समझ में आए उसको दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी दिन किसी भी समय रैंडमली हम आपका टेस्ट ले लेंगे। आपको टेलीग्राम पे केवल 1-2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर देंगे बस, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट अब आपके सरप्राइजली कभी भी हो जाएंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके, है ना, भले वो रिपीटेड क्वेश्चन लगे या आपको कुछ भी लगे, तो इंपॉर्टेंट है तो रिपीटेड भी होंगे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक। तो टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरेटिकल ही पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों की एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं करवा रही हूँ। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की हमने 300 क्वेश्चंस की आपकी इजी नोट की कंप्लीट मैराथन दी है, जिसमें हमने बीच में कोई भी बातचीत नहीं की है ताकि आप लोगों को पढ़ने में डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए वो मैराथन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और पेपर 2 आप लोगों की डिमांड थी कि मैम पहले कंप्लीट करवा दीजिए, तो इस वजह से हम आपको इसके यूनिट 3 और 4 पहले कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद में पेपर 3 करवाएंगे, ठीक। अब बात आती है मैम पेपर 4 आप करवाएंगे कि नहीं। हमने कहा देखिए, पेपर 4 में आपके 2 इस बार विषय हैं। कौन कौन से? एक तो स्वास्थ्य शिक्षा वाला है, हमने सबसे कहा था स्वास्थ्य शिक्षा ले लेना क्योंकि ये ईजी है। शैक्षिक मूल्यांकन वाला इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कठिन है, ठीक। लेकिन तो फिर मैम क्या आप नहीं करवाएंगे? हमने कहा हाँ जी, हम नहीं करवाएंगे। और अगर करवाएंगे भी, मेरे पास समय है, तो हम आप लोगों को पेपर 4 में स्वास्थ्य शिक्षा वाला करवाएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन वाला जिन बच्चों का है, मैं उनको पहले ही बता दूं कि आप लोग अपना शैक्षिक मूल्यांकन की बुक ले लीजिए, मार्केट से जो भी चीज़ें मिल रही हो अपना परचेज करके अपनी ऑप्शनल पेपर की तैयारी स्वयं से करते रहिए, ठीक। पेपर 4 में हम स्वास्थ्य शिक्षा वाले के ही एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। उसके एमसीक्यूज़ तो इतने अल्टीमेट बनवा रहे हैं। अब देखो, सबसे कहते हैं ना देर आ रहा है, वही है कि हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने इस बार आप लोगों के लिए कम से कम नहीं तो 1000 क्वेश्चन से ऊपर कहा है एमसीक्यूज़ का हम लिखवा रहे हैं अभी। तो अभी चीज़ें थोड़ा सा मतलब काम में हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। और आइए शुरू करते हैं आपका यूनिट 3, जिसका पहला चैप्टर है आपका प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो होती है आपकी, उसका यूनिवर्सलाइजेशन। आपको पता है कि प्राइमरी शिक्षा क्या है भैया? तो प्राइमरी शिक्षा ही ऐसी शिक्षा है जिससे अपने भारत में प्रत्येक नागरिक को जो है मिले, ऐसा ही हम लोगों का लक्ष्य रखा जाता था जब आपने पुरानी जो शैक्षिक नीतियाँ पढ़ी उनमें। तो वैश्वीकरण की दुनिया में व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति एवं राजनीति में एक रूपता, समन्वय एवं आयात निर्यात में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की
आवश्यकता को महत्व दिया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से अभिप्राय शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाकर सभी को आवश्यक रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना है। देखो आपने एक शब्द सुना कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता ला करके सभी को आवश्यक रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना। मैम एक रूपता का मतलब, हमने कहा एक रूपता का मतलब होता है चाहे वो आपका पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वो आपका अब पता चले कि कहीं पे किसी और समय पेपर हो रहा है, कहीं पे किसी और समय हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जाइए, आप देखिए सबका सिनेरियो सेम तरीके से चलता है ना। चाहे वो बच्चे के एडमिशन प्रोसीजर का सीन हो, चाहे बच्चे के टेस्ट का टाइम हो, पेपर का टाइम हो, कोई बदलाव हो रहा हो, तो वो सब सारे ही स्कूल जो होते हैं उस जिले के अंतर्गत एक साथ उनमें बदलाव होता है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता ला करके सभी को आवश्यक रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रत्येक देश के विकास, उसकी आर्थिक स्थिति इत्यादि को उस देश के प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित करता है। सीधी सी बात है कि देखिए आपका जो ये कंट्री जैसे इंडिया है, तो अब आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो भारत देश है वो सिर्फ योगी जी, मोदी जी, ठीक, केजरीवाल जी, इन सबके काम करने से वो जो है डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाएगा। इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में भारत देश के हर एक नागरिक का योगदान है, हर एक नागरिक का योगदान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अवरुद्ध हैं वो किसकी वजह से है? शिक्षा की वजह से हैं। शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाई। जब लोग शिक्षित नहीं हैं तो वो क्या ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली समझ पाएंगे। कमाना खाना उनको मतलब है। राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, समझिए, अपने इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए भारतीय शिक्षा को नए संकल्पों को वैश्विक दृष्टिकोण से यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनाना होगा उनको, जिससे नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत समावेशी शिक्षा। मैम समावेशी शिक्षा हमने कहा भैया पूरा टॉपिक ही पढ़ा चुके हैं, मतलब समान शिक्षा, ठीक है, जो बिना किसी आप ऊंच नीच के देख करके दें, ठीक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा भारत के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो तथा राष्ट्र प्रगति पथ पर क्या हो, अग्रसर हो। सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्वभौमिकरण जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द यूनिवर्सलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है, और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यूनिवर्सलाइजेशन का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड से किया गया था, है ना। कहाँ पे किया गया था भैया? तो इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किया गया। तो उस समय उनका उद्देश्य शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान में सार्वभौमिकरण शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या हुआ, व्यापक हो गया। यहाँ पे एक शब्द आपने सुना, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य मतलब सभी के लिए ज़रूरी, और निःशुल्क मतलब जिस शिक्षा को देने के लिए सरकार आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क या रुपए ना ले, ठीक। अब यही चीज़ हम लोगों ने ले ली कहाँ से भैया? इंग्लैंड से। एक तरीके से उनका कॉन्सेप्ट देखा, समझा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में ये निर्देश है, यानी कि ये गाइडलाइन दी हुई है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि राज्य संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, मतलब 10 सालों में, जब से संविधान लागू हो रहा है उसके आने वाले 10 सालों में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण का क्या मतलब होता है? अब देखो, आपने ग्लोबलाइजेशन तो समझा, इंग्लैंड में पहले आया ये भी समझा, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखो, इंडिया के अगर प्रोस्पेक्टस से आप देखो कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पर इसका आशय होता है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को 100% शिक्षा सुलभ कराना, और बच्चे बीच में विद्यालय छोड़कर ना जाएं। बहुत बच्चे होते पता चले कक्षा 1, 2, 3 पढ़ें, उसके बाद में छोड़ दिए, 5 तक पढ़ें, उसके बाद में विद्यालय छोड़ दिए। तो भारत देश में जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसका मतलब है कि 1 से 8 तक बच्चों को एजुकेशन देना, और बच्चा बीच में स्कूल छोड़कर ना जाए, उन्हें 100% रोके रखना, तथा 100% बच्चों को कक्षा 8 में उत्तीर्ण कराना है, यानी कि क्लास 8 पास करवाना है सभी को। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ण कर भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को सार्थक बनाया जा सकता है। अब
प्राथमिक शिक्षा की जो सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, ये समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भैया 26 जनवरी 1950 में क्वेश्चन का यही बन जाए आपसे कि भारत में नया संविधान कब लागू हुआ, तो आप क्या बताएंगे, तो 26 जनवरी 1950 में भारत में नया संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 45। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 45 के तहत किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए या किन आयु वर्ग के छात्रों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए कहा गया है। ऑप्शन आपको दे देगा 12 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, कहो दे दे कि आपको 6 से 16 वर्ष। तो आप क्या लगा कर कहेंगे, 6 से 14 वर्ष। क्या लगा कर कहेंगे भैया, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे के लिए अनुच्छेद 45 में अनिवार्य मतलब सभी के लिए ज़रूरी और निःशुल्क शिक्षा, यानी कि सरकार आपसे इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेगी, इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिक हो, अर्थात निश्चित आयु के सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों, वो स्कूल जाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों का समय दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मतलब हम लोगों ने ये तो सोचा था कि भैया संविधान जैसे 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया तो ये हुआ कि 1960 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य हमारा इस कदर है कि आज दिन तक यानी कि वर्तमान में भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यानी कि अपने भारत देश में आज भी आपके 6 से 14 वर्ग की आयु के बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या वो बीच से ही किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गरीबी के वश कह लो आप, या कह लो कि उनको अपना खेती करना है, व्यवसाय करना है, कमाना है, घर का खर्च चलाना है। इस वजह से वो आज भी अपनी 8th क्लास तक की भी एजुकेशन को पूरा नहीं करते हैं और विद्यालय को छोड़ देते हैं। इस वजह से हम लोग आज भी वर्तमान में आपके नीति 2020 लागू हो गई, तब पर भी हम लोग इसको क्या नहीं कर पाए, हम लोग इस आंकड़े को नहीं पूरा कर पाए हैं। ठीक है, इससे समाज का भी विकास होता है। अगर सीधी सी बात है, अपने यहाँ के जन नागरिक जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे तो समाज का तो विकास हो नहीं। शिक्षा को सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें से आपके जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इन्होंने कहा कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है। मतलब इनका कहना था कि आप ये नहीं सोचो कि हम पढ़े लिख गए, हमको रोजगार मिल गया, बस हमारी एजुकेशन हो गई। सिर्फ ये तो बहुत संकुचित अर्थ हो गया शिक्षा का, बल्कि ये विचारों की जन्मस्थली है। आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना अच्छा, उतना ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा सोच पाओगे। अगर आपको इस बात पे मेरी विश्वास नहीं है तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। क्या आप इंटर में थे तो क्या आप इतना कुछ सोच पाते थे? जब आपने अपना स्नातक किया तो क्या आप शिक्षा के विषय में इतना सोच पाते थे, या इस देश, दुनिया, विकसित देश, इन सब के विषय में इतना कुछ कभी दिमाग लगाते थे? लेकिन जब आप आज बीएड कर रहे हैं तो आप देश के बच्चे के शिक्षा के, है ना, आसपास के जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल आज एक तरीके के लूट रहे हैं पेरेंट्स को, मतलब आप अब हर चीज़ पे एनालिसिस करने लगे। तो ये क्या है? तो राधाकृष्णन जी ने एकदम सही बात कही कि शिक्षा जो है वो आपकी विचारों की जन्मस्थली है। यानी कि आप आज बीएड कर रहे हो, ठीक, आप आगे चल के इसके कोई और भी कोर्स करने जाओगे ना तो भी आपके जो माइंड का डेवलपमेंट है वो अवरुद्ध नहीं होगा, वो चलता रहेगा, है ना। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। ये ना केवल नागरिकता का विद्यालय बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य अपनी आत्मा व सत्य की खोज के लिए भी हमें इसमें प्रशिक्षण लेता है। एस.एन. मुखर्जी के अनुसार कहा गया कि शिक्षा की सरकारी मशीनरी ने कुछ तीव्र गति से काम शुरू कर दिया है, परंतु अभी भी प्रयत्नों की आवश्यकता है और इसे नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा के साथ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आप कैसे याद करोगे इसको कि मैम ये हम कैसे याद करेंगे? मान लो पूछ दिया जाए कि ये कथन किसका है, तो अब ऑब्जेक्टिव होना है तो आप अपना ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो रानी मुखर्जी हैं, आपकी हीरोइन हैं, जो वो क्या है, बहुत ज़्यादा तीव्र हैं और वो उन्हीं पिक्चर में काम करती हैं जो मशीन से संबंधित होती हैं। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। पीएम सेन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ने ब्रिटिश संसद के डाउन कोर्ट में हलचल पैदा कर दी थी और भारत के राज्य स्तरीय सचिव ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। इसी तरीके से जेपी नायक जी ने कहा प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पूर्ण देश के सामाजिक, आर्थिक व सामान्य विकास के सूचक हैं। मतलब अगर आपको किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और सामान्य विकास देखना है तो आप वहाँ की प्रारंभिक शिक्षा पे जाइए। ठीक है,
ये किसका कथन था? तो जेपी नायक जी का। एस चक्रवर्ती जी का कहना था कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। अब प्राथमिक शिक्षा, ये भाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हम ये भी लिख दे रहे हैं कि 100% क्वेश्चन बनेगा। क्या कह दिया हमने? 100% क्वेश्चन बनेगा। और देखो 100%, यहाँ पर हम ये भी लिख देना है पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है मैम, इतना ज़्यादा आप श्योर कैसे हैं? हमने कहा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। जिस दिन आप पेपर दे करके आइएगा, पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं, पेपर 2 में भी कॉमन टॉपिक है, तो तब हम आपसे पूछेंगे कि आप बताओ बेटा, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ठीक, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना ये क्लासेस, उनको 100 नहीं 200% लाभ मिलेगा, आप ये समझ लीजिए बस। ठीक, तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संसद द्वारा 86वां संशोधन 2002 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के अनेक प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और ये प्रावधान क्या थे? तो ये समझो, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान थे वो क्या थे, ये समझना है आपको। और ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुए? तो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ? तो 2002 में हुआ। इनको लागू कब किया गया? तो इनको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये सब डेट्स याद होनी चाहिए आपको। तो देखो इन अब प्रावधान समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है सब। ये इतना जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को उस तरह जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित किए करे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नए अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया। मतलब 21A एक नया अनुच्छेद है, इसको सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। संविधान के वर्तमान अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 45 है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? कि राज्य सभी बालकों को, यानी कि स्टेट जो है वो सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के ना हो जाए उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? कि राज्य सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के ना हो जाएं उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बालकों को उस तरह जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है, तो आप ये ना लगा, आप ऑप्शन पता है क्या दे देगा आपको? ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 45, ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 43, ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 51 है। तो आप वहाँ पर 45 ना टिक करके चले आना बेटा, वहाँ पर 21A होगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 45 में कब होगा? हमने कहा भैया 45 तब होगा जब पूछे कि संविधान के वर्तमान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, तब आप अनुच्छेद 45 लगा करके आएंगे जब पूछा जाएगा कि राज्य सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के ना हो जाए उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? तो अनुच्छेद 45 में कही गई। ठीक, अंतर समझते रहिएगा। नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनसे संबंधित अनुच्छेद 51A, कौन सा अनुच्छेद 51A में कुछ नई धारा को सम्मिलित किया गया है कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चे के अपने बालकों या उन पर आश्रित बालकों को शिक्षा अनिवार्य रूप से उनको शिक्षित करेंगे। अब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या थे, यानी कि हम लोग इस पे इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं? भाई हर एक चीज़ को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे आप बीएड कर रहे हो तो बीएड को करने के लिए क्या उद्देश्य है? यही उद्देश्य है कि भाई हाँ आगे चल करके हम एक अच्छे टीचर बन जाए। भाई टीचर तो आदमी ग्रेजुएशन करके भी आज 4-5 हज़ार में कहीं पढ़ा रहा है, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कहीं पढ़ा लेता है। लेकिन अगर आप बीएड करके टीचर बनना है तो फिर वो ये आपको भी कभी ग्लानि नहीं होगी कि हाँ हमने कुछ गलत किया, क्योंकि हम एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। अब आपने पीडीएफ, आप क्लास भी पढ़ रहे हो, बहुत बच्चे ऐसे सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आप लेकिन क्लास भी पढ़ रहे हैं, आप पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको इसका परिणाम मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन इसका परिणाम मिलेगा। अपना आप अगर पढ़ रहे हैं तो अब ये सोचो कि हर बच्चा तो नहीं टॉप कर सकता है ना। अगर सभी बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो फिर सब तो टॉप नहीं कर जाएंगे। तो इस वजह से जो पढ़ रहे हैं, नो डाउट कि उनको उस चीज़ का 100% परिणाम भगवान ज़रूर देंगे, है ना।
अब जैसे आपका क्या उद्देश्य है, आपने क्यों PDF खरीदी, आप क्यों मेरी रोज क्लास लेते हो, आपने क्यों अपने फ़ोन में PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल किया, क्यों आपने 4th सेमेस्टर के MCQ और नोट्स लिए, ताकि आपका जो उद्देश्य है वो अभी क्या है कि 4th सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाना, तो आप वो पूरा कर रहे हो, है ना। तो वैसे ही जो प्राथमिक शिक्षा है इसका क्या सार उद्देश्य है, तो ये समझो। सबसे पहली बात तो है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन का मतलब है कि जो नॉलेज बच्चों के अंतर्गत देनी है, चाहे वो नैतिक शिक्षा से संबंधित हो, सामाजिक शिक्षा से संबंधित हो, बच्चों का ज्ञानार्जन करना, उनके बौद्धिक और मानसिक विकास का जो है मतलब उनको उसका डेवलप करना, शारीरिक रूप से बच्चे का विकास करना, नैतिक और चारित्रिक रूप से यानी कि मॉरल और कह सकते हैं कैरेक्टर के उसमें भी उनका डेवलपमेंट करना। आप देखिए जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते हैं, कुछ स्लम एरिया के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाया नहीं जाता है किसी कारणवश, है ना, आर्थिक स्थिति कह लो, कुछ भी कह लो आप, तो देखो वो गलत चीज़ें सीख जाते हैं ना। अगर आप बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे रहे हैं तो फिर बच्चा फिर कभी चोरी करेगा, कभी कुछ करेगा, तो उसमें उसकी गलती नहीं होती। बच्चा क्या है, एक कुम्हार जो मिट्टी होती है ना जिससे वो अपने आर्टिकल्स को बनाता है, तो बच्चा उस मिट्टी के समान है। आप उसको जैसा ढालोगे, आप उसको जैसा वातावरण दोगे, बच्चा एकदम वैसा बन जाता है ना। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, साथ में सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य, ये आप सिर्फ समझो, ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनको समझो कि मतलब कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आखिर प्राथमिक शिक्षा का हम लोग ग्लोबलाइजेशन के लिए इतना ज़्यादा कदम बढ़ा रहे हैं, तो आखिर इसकी अनिवार्यता क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जीविकोपार्जन का उद्देश्य बने, है ना, ये सब क्या है, इनके उद्देश्य हैं। और सार्वभौमिकरण, जो आपका प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण है, इसके चरण क्या हैं, तो ये भी समझो। तो इसके प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकता से तात्पर्य है सभी तत्वों से, जैसे व्यवस्था की सार्वभौमिकता, प्रवेश की सार्वभौमिकता, प्रतिधारण की सार्वभौमिकता, और इसका विवरण कुछ इस प्रकार है। भैया देखो, व्यवस्था की सार्वभौमिकता का मतलब है यहाँ पर कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के घर के निकट होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर आप प्राइमरी स्कूल बनवा दो, बच्चा छोटा है कैसे जाएगा। तो इससे होगा क्या कि अगर वो स्कूल पास होंगे गांव में, तो सभी बच्चे आसानी से स्कूल जा सकेंगे। हर एक ग्राम, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उसमें प्राथमिक स्कूल खोले जाएँ। ये क्या है, व्यवस्था की सार्वभौमिकता, मतलब हर जगह प्राइमरी जो आपके स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, इनकी व्यवस्था की जाए, इसीलिए इसको व्यवस्था की सार्वभौमिकता कहा जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय ऐसी जगह पर स्थित हो जाए जहां पहुंचने में बच्चों को कठिनाई या परेशानी ना हो, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं और शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का कार्य काफ़ी सीमा तक पूरा ही हो रहा है। प्रवेश की सार्वभौमिकता, प्रवेश का मतलब क्या है कि एडमिशन दिलाना, इनरोलमेंट करवाना। प्रवेश से अभिप्राय ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की सभी बालकों को प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने से है। साधारणतः क्या देखा गया कि अनेक बालक स्कूल में प्रवेश ही नहीं लेते हैं, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन ही नहीं लेते हैं। ये अनुमान है कि 2% लड़के व 20% लड़कियां स्कूल में प्रवेश नहीं लेते हैं। कितने परसेंट, यदि 2% लड़के, कितने 2% लड़के, तो 20% लड़कियां एडमिशन ही नहीं लेते हैं। विभिन्न राज्यों ने इस विषय में अधिनियम बनाए हैं, परंतु उसके बावजूद भी उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या अधिक व्यापक है। कहने का आशय ये है कि गांव में स्कूल है, टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है अपने बच्चों को लेकर के कि उनको स्कूल भेजें। टीचर्स आते हैं बच्चों के घर पे, कहते हैं कि अम्मा इनको भेजो स्कूल, कहें घर में कोनो है नहीं, चौका चौला को करी, घर में कोनो है नहीं भैया, खेते को जाई, यो सब खीरा और ककड़ी सब बेची को, बताओ स्कूले भेजी, बताओ तो काम करवाई खाई आदमी का, वो लोग कहो इस तरह आपसे बात कर दे। मतलब देखो, जो सर्वे होता है ना, जो आपके जैसे एक बच्चा है उसने एडमिशन ले लिया, वो स्कूल नहीं आ रहा है, तो जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं ना, वो सर्वे करने जाते हैं कि आखिर आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, ये भी अब आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वो फिर मैंने रियलिटी में ऐसे वीडियोस देखे, मतलब जो कि मेरे मतलब सर हैं, वो एक्चुअल में प्राइमरी टीचर हैं, तो उन्होंने मतलब चीज़ें दिखाई हमें। जब आप अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना कि महीने की सैलरी मिलेगी, बढ़िया हम पढ़ाएंगे, ये हाँ, ये आपका एम है, नो डाउट कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट जब आप ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे ना,
अभी जैसे आप किताबों में पढ़ रहे हैं कि ये प्रतिशत आंकड़ा कि हाँ 2% है लड़के नहीं स्कूल जाते, 20% लड़कियां एडमिशन नहीं लेती हैं। तो जब आप इसको ज़मीनी स्तर पर देखेंगे, जब आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, प्राथमिक सरकारी विद्यालय में, और देखेंगे कि वहाँ बच्चा नहीं पढ़ने आता है या पेरेंट्स उसके नहीं भेजते हैं या वो किसी कारणवश नहीं आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा आपको दया आएगी ऐसे बच्चों पर, है ना। और जब आप उनके घर में जाओगे एक तरीके का सर्वे करने कि भाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो वो आपसे ऐसे ही बात करेंगे भाई, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि बताओ भैया इनको स्कूल है भेजी कि इनते खाना चौका करवाई, इनके मम्मी तो बीमार पड़ी रात नहीं है, अब हम वो बुढ़ा गए हैं, हम कैसे कर बे इतना काम का। और उसके बाद में लड़के हैं तो क्या पता उनके लिए यही कह दें कि भैया ये सब सब्जी अब्जी सब सड़ी जा रही है, अगर इनका मंडी ना भिजवाई जाए तो सब खराब हो जाए, धान को लगाई भैया पानी को, ये सब चीज़ें ऐसे डायरेक्टली आपसे कह देंगे और कह देंगे कि बच्चा हमारा अभी स्कूल नहीं आ पाएगा, है ना। अगर एक समय कुछ चीज़ें ऐसी होती कि बच्चे का मन नहीं होता जाने का, कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन पेरेंट्स मजबूर होते हैं उनको ना भेजने के लिए। ये सब चीज़ें जब आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तब आपको लिटरली बहुत ज़्यादा दुख होगा। प्रतिधारण की सार्वभौमिकता का मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। प्रतिधारण या स्थिरता से अभिप्राय प्रवेश लेने के बाद प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक बालक के स्कूल में बने रहने से। रिटेंशन का मतलब होता है कि भैया बच्चा बीच से स्कूल छोड़ करके ना जाए। नॉर्मली ये देखा गया है कि प्राइमरी की शिक्षा पूरी किए बिना ही बच्चा स्कूल छोड़ देता है। जब तक प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़े जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं होगी तब तक यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, इसका महत्व क्या है, यानी कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा जो है इसके सार्वभौमिकरण की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है, क्या इसकी नीड है और क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायक है, यानी कि जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं बच्चे, है ना, जो समुदाय जो स्थानीय लोग हैं उनको, प्रौढ़ लोग हैं, उनको क्या करना है, साक्षर बनाना है। व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व मतलब उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है। उसके अपना स्वशिक्षा यानी कि सेल्फ स्टडी, वो खुद से पढ़ने की क्षमता लाए उनके अंतर्गत। देखो, पढ़ना सिर्फ यही नहीं है कि आपने न्यूटन का नियम पढ़ लिया, ठीक है, आपने अल्फा बीटा गामा थीटा फीटा पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब स्वशिक्षा। आपको पता है क्या आप स्वामी विवेकानंद जी की यदि जो लिखी रचनाएं हैं अगर वो पढ़ेंगे तो क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप पढ़ने का मतलब ये है कि आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, आपको समझ की क्षमता होनी चाहिए। आपको अगर पढ़ना आता है ना तो फिर आप अपनी जो आपकी बीएड वाली भी किताबें हैं जो आप इनको आज सिलेबस के रूप से पढ़ रहे हो, कभी समय मिले जीवन में तो आप इनको ऐसे ही पढ़िएगा। मतलब ये सोचो कि हम ये सोच के पढ़ना जैसे आप लोगों का पेपर 1 बहुत अच्छा है। आप सोचो कि आपको ये पता चल रहा है उसके माध्यम से कि आपकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी। मतलब अगर आप उस समय होते तो आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होते विहारों में, मठों में और गुरुकुलों में, है ना। तो ये क्या है कि पढ़ना इज़ नॉट ओनली कि आप जॉब करो बस आपके एजुकेशन इसलिए हो, नहीं। पढ़ने का मतलब होता है कि आप कितना अच्छा, अब जैसे बहुत लोग होते हैं बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, बहुत लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, बहुत लोग, तो आप देखो रिच डैड पुअर डैड है, कितनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पढ़ो तो कितना अच्छा लगता है कभी समय निकाल के, है ना। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब पता चले हिसाब किताब लगाना है, कहीं कोई गया कहने लगे 87 रुपये काटने, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके 87 काटने, कितना वापस करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी पढ़ाई आवश्यक है। राजनीतिक की जागरूकता के लिए जब आप खुद पढ़े लिखे नागरिक होंगे तो ही तो अपने देश का अच्छा एक आप शासक चुन पाएंगे। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना में सहायता के लिए, सांप्रदायिकता की समाप्ति के लिए, जैसे सांप्रदायिकता का मतलब आज भी सामाजिक जीवन में अराजकता, वैमनस्यता, इन सब की भावना, सांप्रदायिक भावना आज भी जिंदा है, आज भी समाज में बुराइयां हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए कहते हैं कि दहेज लेना मतलब पाप है, चलो इसको लेकर के ख़त्म कर देते हैं, है ना। कहते हैं दहेज लेना पाप है, चलो इसको लेकर ख़त्म कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? भले ये एक प्रकार का जोक है, भले ही एक प्रकार का मजाक है, लेकिन बात कितनी सीरियस है ये भी कभी इस पे विचार करो आप। तो यहाँ से आपको ये स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज, समुदाय और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही व्यक्ति जो है, जो पीपल्स हैं इंडिया के, इनको अपने सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। और इसीलिए शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है मानव कल्याण के साथ ही साथ देश के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। अब इससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो क्या है ये ज़रूर समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि शिक्षा के सभी वर्गों तथा सभी जातियों हेतु उपलब्ध करवाना है तथा शिक्षा में समाज के सभी लोगों को समान रूप से भागीदारी का अवसर प्रदान करना है। ये नहीं कि जनरल का बच्चा है तो ही पढ़ेगा, SC ST का है तो नहीं पढ़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा शिक्षा के समाज के सभी वर्गों को समान रूप से उत्थान हेतु आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है, ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है। बच्चों के सार्वभौमिक
सार्वभौमिक नामांकन की समस्या कि मतलब हर बच्चा अपना इनरोलमेंट ही नहीं करवाता है आकर के। सार्वभौमिक स्कूल सुविधा के सार्वभौमिक अभिगम की समस्या, यानी कि बच्चों के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं पहुंच पा रही हैं, है ना। सार्वभौमिक अवधारण क्षमता की समस्या है, सार्वभौमिक उपलब्धि दर की समस्या है, शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की समस्या है। भाई बच्चा स्कूल से छोड़ देता है आखिर बीच से, स्कूल तो उसका मतलब कोई ना कोई तो कमी है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कमी है, तभी तो बच्चा बीच से छोड़ के जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं बच्चा बीच से स्कूल छोड़ के भाग जा रहा है, उसके मम्मा पापा नहीं निकाल पा रहे हैं उसको स्कूल से, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही क्यों बच्चा। जब एक सैलरी मिल रही है एक टीचर को 60-60, 50, 50, 55 हज़ार, तो एक शिक्षक का ये नैतिक कर्तव्य है कि स्कूल से बच्चा मिड से छोड़ करके ना जाए, है ना। तो वही बात है कि आज आपको लग रहा होगा कि नहीं, जब हम एक टीचर बन जाएंगे, जब हमारी 60,000 75,000 सैलरी आने लगेगी तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे देश के लिए, हम बहुत ईमानदार बन जाएंगे, हम अपनी सैलरी के रुपए आपके मन में आता होगा, हमें पता है कि हम अपनी सैलरी के जो रुपए मिलेंगे हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर है, हम 5-6 हज़ार रुपये 10,000 रुपये महीने में उन्हीं बच्चों पे लगा दिया करेंगे, कभी उनको कुछ करेंगे, कभी उनके लिए कुछ आपके मन में अच्छे अच्छे थॉट्स आते होंगे। लेकिन ये अच्छे थॉट्स बेटा तभी तक आते हैं ना जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। जब इंसान की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक ग्रीडी चीज़ें, लालची, एक लालच, थोड़ा सा एक रुपए को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना, ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं। क्योंकि आप जब देखेंगे कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी सैलरी को बचा के रख रहा है, तो आपको लगेगा कि हम क्या उल्लू हैं जो अपने 10,000 रुपये ऐसे उड़ा दें, है ना। तो वो सब चीज़ें मन में आ ही जाती हैं। खैर, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं आज हमसे, तो आप विश्वास मानिएगा कि अपने जीवन में आप अच्छे कार्य ज़रूर करते रहिएगा, स्पेशली इन एजुकेशनल फील्ड, है ना। अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपके अंदर बच्चों के लिए कुछ करने का मन है, तो अभी आप उनको कुछ भी नहीं करो, पेंसिल, रबर, कटर, पेन, कॉपी, यही सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ भी करते रहो, लेकिन करते रहो, है ना। ठीक है, अब देखो कोठारी आयोग ने कहा, क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक नामांकन से तात्पर्य प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर शिक्षा के क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने से मतलब है। भारत में 3.5% बालक हैं जो कि 11 से 14 वर्ष के हैं, तथा 13.5% बालक जो हैं वो कि 15 से 16 वर्ष के हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है। समझिए कितनी डरावनी बात है ये। इसके साथ ही 25% बालक हैं जो प्रथम कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वे सभी अनुपस्थित रहते हैं। समझो क्या रहते हैं भैया, प्रेजेंट नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं। तो अब जब बच्चा एब्सेंट है तो वो क्या ही सीख पाएगा, बताइए क्या ही सीख पाएगा। इसलिए बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन की जो समस्या है इसको ठीक करना होगा, इसमें सुधार करना होगा। इसके कारण जो है मैम वो क्या है, हमने कहा प्रबंधन तथा नेतृत्व की कमी है। सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट और लीडरशिप में कमी है। एक टीचर के अंदर अगर एक बहुत अच्छा नेतृत्व वाला एक शिक्षक है, एक टीचर है, तो फिर बच्चा खुद ही आएगा, उसका मन करेगा स्कूल जाने का, है ना। आप लोगों में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका जैसे एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही है, मम्मी ने कहा स्कूल नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, फिर आपका पूरे दिन घर पे मन नहीं लगता होगा ना कि यार क्या ही करेंगे घर पे, हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये सब वर्क अगर छूट गया, ये सर ने ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया तो फिर वो हमको कौन समझाएगा। ये सब चीज़ें हम लोगों के समय में होती थी दिमाग में। अब आजकल क्या है, अब अगर वही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर टीचर एकदम सीरियस हो जाए, टीचर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, वो एकदम अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाए, तो ऐसी समस्या ही नहीं आएंगी। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है, सीधी सी बात है। पता चले लगी है सरकारी नौकरी, जा रही है वहाँ एप्लीकेशन लिख के रख दे या ठीक, और कहा गया कि अगर जांच वाले आए तो लगा देना, नहीं तो फाड़ के फेंक दिया जाता है। ये सब तो आजकल चरित्र हो रहा है। भाई पता सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, जो कर रहे हैं उनको भी पता है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है, जो सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं है उनको भी पता है, पता सबको है। वही है कि अपने मुखार बिंदु से कोई कुछ कहता नहीं है किसी को, है ना। पर्यावरणीय समस्या भी है। पर्यावरणीय समस्या करती है कि बच्चे के जो आसपास का क्षेत्र और परिवेश होना चाहिए वो सुलभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन यदि विद्यालय के मार्ग में ही आप देखो प्राकृतिक प्रतिरोध हो, जैसे कि शराब है, आप देखिए जगह जगह पर आपके शराब के अड्डे हैं, जुए के अड्डे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, विद्यालय दुर्गम स्थल पर ही है, तो विद्यालय में नामांकन में तो गिरावट देखी जाएगी, सीधी सी बात है। सार्वभौमिक नामांकन में समस्यात्मक कारणों का क्या समाधान हो सकता है, तो इनका समाधान यही हो सकता है कि भैया एक टीचर को अपनी लीडरशिप क्वालिटी समझानी अच्छी करनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रखना चाहिए, है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से प्रवेश ले सके, ठीक है। और आसपास ये सब मदिरालय और ये सब नहीं होना चाहिए, अच्छे सामाजिक स्थान होने चाहिए। सार्वभौमिक जो आपका विद्यालय है उसकी सुविधा के सार्वभौमिक अभिगम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू
यूनिवर्सल स्कूल फैसिलिटीज। सार्वभौमिक विद्यालय सुविधा की सार्वभौमिक अधिगम से तात्पर्य है कि शिक्षा से संबंधित सभी सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाया जाए ताकि सभी सुविधाएं बालकों को समान रूप से प्रदान की जा सके, ताकि सभी सुविधाओं से वंचित बालकों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सामान्य धारा में लाया जा सके, और इस प्रकार सरकार द्वारा वंचित बालकों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। वंचित का मतलब जो बच्चे उस चीज़ से छूते रह गए, उस पढ़ाई से, उन किताबों से छूते रह गए, उनके लिए। सार्वभौमिक विद्यालय सुविधा के सार्वभौमिक अभिगम की समस्या के कारण, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके समाधान भी कुछ खास नहीं है, सीधी सी बात है, बच्चों को अट्रैक्ट करो, है ना। सार्वभौमिक प्रतिधारण क्षमता की जो समस्या है इसको भी दूर करना, अर्थात कि बच्चा स्कूल में रुके, ये नहीं कि वो बीच से स्कूल छोड़ करके चला जाए। अब सार्वभौमिक प्रतिधारण क्षमता की समस्या के कारण जो है वो क्या होता है कि भाई अधिकतर जो बच्चा है सरकारी में, वो बच्चा गरीबी अशिक्षा के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं, और अगर उनका प्रवेश करवाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं उनको मजदूरी करने के कारण विद्यालय को बीच में ही छोड़ देना होता है। भाई घर का खर्च कैसे चलेगा, आदमी आटा दाल राशन कहाँ से लाएगा। कुछ छात्र विद्यालय में तो आते हैं लेकिन वहाँ के खर्चे सही से वहन नहीं कर पाने के कारण विद्यालय को बीच में छोड़ देते हैं। सार्वभौमिक प्रतिधारण क्षमता की समस्या का समाधान जो है वो ऐसे छात्र हेतु सरकार को तथा शिक्षण संस्थानों को शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए, और इनको इनकी समस्याओं के मनोवैज्ञानिक तरीके से भी सुलझाना चाहिए। वंचित तथा गरीबी से ग्रस्त बालकों हेतु सुधार, बालकों हेतु सरकार को जो भोजन है, ड्रेस है, स्कॉलरशिप है, इनकी सुविधा देनी चाहिए। साथ में रोजगार कौशल की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। आप अब आज देखिए स्किल बेस्ड कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा PMKY वाला, कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल पे काम करवा रही है विकास योजना जो है। इसके अंतर्गत आप जाओगे पता करोगे तो आपका DFA का कोर्स है, CTE का कोर्स है, सिलाई का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाने ताकि बच्चे जो है उनका स्किल्स का डेवलपमेंट हो पाए। सार्वभौमिक उपलब्धि दर की समस्या है, उसके साथ में जो कारण है सीधी सी बात है, बच्चा गरीब वर्ग से आता है तो उसको काम तो करना ही पड़ेगा। समाधान यही है कि सरकार को बच्चे की आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की भी समस्या है। विद्यालयों में पहली बात तो टीचर्स की कमी है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही। बताते हैं हमारे पास अनुपात समान है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आंकड़े ऐसा बताते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप ऑन ग्राउंड चीज़ें को चेक करिए, जाइए आप जरा 2-4 प्राथमिक विद्यालय का विजिट करो जा करके, बच्चे इतने, टीचर पता चले वहाँ 2 ही प्रेजेंट है, 1 ही प्रेजेंट है। बहुत जगह बहुत ख़राब परिस्थितियाँ हैं। तो विद्यालयों में शिक्षण सामग्री की भी कमी है, TLMC नहीं मौजूद है, बच्चा एक योग्य शिक्षक का अभाव है। पता चले वहाँ पर कुछ ऐसे हमने विद्यालय देखे जहाँ पर कंप्यूटर है, डिजिटल बोर्ड सब कुछ लाया गया, प्रोजेक्टर लाया गया, लेकिन वहाँ के टीचर्स को यूज़ ही नहीं करना आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के जो प्रयास है उनके विषय में अगर मैं बात करूं तो भारत में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर के विकास हेतु उनका सार्वभौमिकरण किया गया। सार्वभौमिकरण के अंतर्गत भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन एवं अधिनियम भी पारित किए और 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की सरकार ने सन 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, ये जो 2009 वाला है, ये आपका यूनिट 4 जब आप पढ़ेंगे तो आपको हम RTE 2009 पूरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे, है ना। तो वहाँ पर चीज़ों को समझा देंगे और इसके पारित करके इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की सभी के लिए बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार हो गई, यानी कि फंडामेंटल राइट हो गया उनका। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये भी हमने आपको पेपर में पढ़ा है, इसकी शुरुआत भी की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व आपने देखा है कि वैदिक काल से ही रहा है ना। और स्वतंत्र जो भारत था इसे 1950 के संविधान को स्वीकार करने के बाद में निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता भी प्रतीत हुई थी। भारत के संविधान की धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। ये शिक्षा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई। तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का उपबंध इस राज्य इसे संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के अंतर्गत सभी बालकों को 14 वर्ष तक की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रबंध किया गया। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य 46 के अंतर्गत क्या कहा गया, तो देखो इसके अंतर्गत कहा गया कि राज्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगी। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में संकल्प व्यक्त किया गया कि 21वीं शताब्दी से पूर्व 14 वर्ष की आयु तक सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2001 में सर्व शिक्षा अभियान तथा
समझो 2001 में क्या भैया, सर्व शिक्षा अभियान, और 2009 में शिक्षा अधिकार अधिनियम भी पारित किया गया। तो ये चैप्टर आपका इस तरीके से खास था, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपको अंडरलाइन के माध्यम से समझाया है और हर एक चीज़ को कवर अप किया है। ठीक है, इन चैप्टर्स को आपको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि अब देखिए आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो तो आप बहुत ज़्यादा उसको डीपली, और देखो कोई भी एग्जाम अब हो जाए, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो तनिक भी चिंता नहीं करो। क्या कहा मैंने, 1% भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको कैसा लगा चैप्टर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिए, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं एक तरीके का मेरे ऊपर कि मैम MCQs कराइए, मैम MCQs कराइए। मुझे बहुत आराम है बेटा MCQs कराने में, आप ये समझ लो कि मैं मतलब मेरे लिए बहुत आराम है, कुछ नहीं करना है मुझे, ABCD करते रहना है बस, है ना। तो वो MCQs कराना। और एक बात और बता दें आपको, अगर धन ही मेरा उद्देश्य होता, अगर रुपये ही कमाना हमारा उद्देश्य होता, तो आज हम आपको केवल MCQs की क्लासेस करवा रहे होते, क्योंकि हमें पता है कि ऑडियंस जो है, जो बच्चा है, वो केवल उसके दिमाग में यही है कि MCQs हम पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे, है ना। पास तो भैया, पास होना तो आसान है, हम तो कहते हैं आप कुछ नहीं पढ़ के जाइए। एक ऐसा बच्चा जो कुछ ना पढ़ के जाए वो भी पास हो जाएगा, हमने क्या कहा, वो भी पास हो जाएगा। भैया पास होना एक अलग फैक्टर है, अच्छे नंबर के साथ अच्छे परसेंटेज के पास होना ये एक अलग फैक्टर है। तो अगर कमाना ही उद्देश्य होता तो हम आपको केवल MCQs की क्लासेस दे देते हैं। क्यों दे देते हैं कि आप उससे हमारे व्यूज़ आते हैं, ठीक, और हम कह देते हैं कि उसमें प्रमोशन करते रहते हैं। और MCQs अगर हमारा कमाना उद्देश्य होता तो हम आपको एक मैराथन ना देते, इजी नोट जो हमने आपको पूरी मैराथन दे दी है 300 क्वेश्चन की, हम मैराथन ना देते। जो बच्चे सोचते हैं हम आपको 30-30 करके क्वेश्चन 10 क्लासेस करवाते, तो इससे हमारा फ़ायदा होता, जो आप नहीं समझ रहे हैं अभी, है ना। लेकिन हमने आपको एक ही क्लास में 300 क्वेश्चन करवा दिया। क्यों करवा दिया, ताकि आप लोगों को एक बार में कम्प्लीटली मिल जाए। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, और किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरे लिए, आप किसी के लिए भी इतना निगेटिव नहीं हो। हमने आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी हैं। कभी भी मैं कहती हूँ कोई समस्या आ जाए तो आपको निगेटिव कहने की बजाय आप हमें भैया एक बार मैसेज तो करो। जिन बच्चों ने हमसे व्यक्तिगत बातें की होंगी उनको पता होगा कि हमारा नेचर कैसा है। PG Point ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपके कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कहो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आपको बता दें हम आपके ही क्लास के, कि उनमें से कुछ ऐसी भी बच्चियाँ हैं, मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको घर पे कोई काम है या कुछ है, वो भी पढ़ रहे हैं। आपकी क्लास में आप एग्जांपल ले लो, एक शाहीन अजीम करके आती हैं, है ना, वो भी पढ़ रही हैं अच्छे से। कुछ तो ऐसी मतलब एक हमसे बड़े ही कहेंगे हम तो, है ना, ऐसी हैं भाई कि अभी पता चले जल्द में शादी हुई है, किसी की डिलीवरी होनी है, कुछ होना है, तो वो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, पता है आपको। मतलब हमारी ऑलमोस्ट जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, मैं उससे बात करती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, तो मुझे लगता है कि कितने अच्छे हैं, मतलब सोचो कि पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो हमेशा पता है आप भी पॉजिटिव जिस दिन से रहने लगेंगे, बहुत अच्छी बात है। किसी के प्रति आप निगेटिव क्यों हो रहे हैं। जैसे आप कुछ बच्चे होते कहते हैं कि मैम आपने पेट दे दिया, आपको नहीं लेना है तो आप मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भैया नहीं PDF पढ़ोगे तभी हमारी क्लासेस देखो यूट्यूब पे, नहीं तो ना देखो, ऐसा तो नहीं कहा हमने तो ये भी नहीं कहा आपसे कि आप ऐप इंस्टॉल करो केवल वो PDF खरीद लो, हमने ये भी नहीं कहा। हमने कहा इजी नोट से आप वो पढ़ो, 300 क्वेश्चन जो दे रखे हैं आप वो पढ़ो, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखिए जीवन में। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी वो फेज़ ही नहीं है, आप गुजर पाएँ उस चीज़ों से जो भी आगे आने बाकी हैं, है ना। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, और आपका ही सहयोग ये मान के चलिए होगा, तभी हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे। वरना आप जहाँ पर अपनी 1,10,000, 90,000, 80,000 फीस दे रहे हैं ना, वहाँ पर भी आपको एक एक बुक इस तरीके से नहीं पढ़ाई जाएगी, नहीं पढ़ाई गई होगी। ये आज मैं यहाँ बैठ के गारंटी ले रही हूँ इस बात की। रेयरली हम कहते हैं 100% जो आपके विद्यालय ये कॉलेज हैं, इनमें मैं कहती हूँ कि मात्र 80%, 80 भी बहुत ज़्यादा हो गया, मात्र 95% कह सकते हैं कि हम 5% ऐसे कॉलेज होंगे जिनमें चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी, और 95%, 90-95% आपके ऐसे कॉलेज होंगे जो बच्चे सिर्फ फीस दे आते हैं, जाते नहीं हैं, कभी कभी चले जाते हैं। बहुत कम पढ़ाई होती है वहाँ पर, पढ़ाई होती है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है, बस ऐसे कर होती हैं चीज़ें। क्या मुझे पता नहीं है? क्या मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं रहती हूँ? क्या मुझे चीज़ें पता नहीं है? मुझे हर एक चीज़ पता है, हर एक व्यवस्थाएँ पता है, हर एक चीज़ें पता है। लेकिन वही है ना कि जो चीज़ें जैसे हैं, जो चल रही हैं वो कहते हैं ना, हाथी अपनी चाल चलता रहता है ना, और जिसको जो करना होता है वो करता रहता है। अब ऐसे
वैसे सामाजिक तरीके से तो हम नहीं किसी को कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को तो समझना चाहिए ना। जो आप लोग यहाँ से अगर पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि एक कहावत कही गई है कि जिस थाली में खाना चाहिए उसमें कभी छेद नहीं करना चाहिए। तो आप लोग अगर यहाँ से पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को हम कहते हैं अगर अप्रिशिएट नहीं करो तो उसको इतना निगेटिव भी नहीं करो। आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़िए, आप चले जाइए, मैं नहीं कहती हूँ कि आप रुकिए, लेकिन थोड़ा सा जीवन में अप्रिशिएशन सीखिए। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है, मेरी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और 1300 से ज़्यादा MCQs यदि आपको पढ़ना है तो आप PG Point ऐप इंस्टॉल करिएगा। आप आखिरी सेमेस्टर में 150 रुपये का मुंह नहीं देखिए, चुपचाप से भैया PDF लो और पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ, ये नहीं कि PDF ले लोगे तो कुछ नहीं पढ़ोगे। वो 26 क्लासेस जो है ना बेटा, वो रामबाण हैं जो हमने पेपर 1 की कराई है, तो वो तो आपको करनी ही करनी है। और साथ में MCQs करने हैं जो 1300 से ज़्यादा दे रखा है। इसी तरीके से आपको पेपर 2, पेपर 3 का भी करना है। ठीक, ये आपका काम है जो आपको करना है। अब अगला जो लेसन है वो माध्यमिक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उससे संबंधित है, वो हम आपको भी इसी तरीके से पढ़ा रहे होंगे। आप ये मत सोचो इतना बड़ा चैप्टर मैं करवा दूंगी। उसके बाद में जो शिक्षा का निजीकरण है, आप देख पा रहे हैं आज प्राइवेट स्कूल में क्या बना कर रख दिया है एजुकेशन को। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल, ये अच्छा है बुरा है, इससे संबंधित चीज़ें हैं। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि मुझे पढ़ाने में भी आसानी रहे और आपको समझने में भी। इस तरीके से आपके आगे के चैप्टर्स हैं जिनको हम बहुत जल्दी कवर कर देंगे। आप बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम क्लास की टाइमिंग क्या। देखिए, टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि किसी दिन आप देखते होंगे हम 4 क्लासेस आपको दे रहे हैं इस समय, किसी दिन हम आपको 3 क्लासेस दे देते हैं। जो मोस्टली टाइमिंग होती है वो क्लास की देखो क्या होती है, 10 बजे ठीक क्लास आएगी, 2 बजे आएगी, आनी होगी तो 4 बजे आएगी और 7 बजे आएगी। ये कुछ कॉमन टाइमिंग्स हैं जहाँ पर क्लासेस हम देते हैं। 2 क्लासेस होंगी तो 2 टाइमिंग पे आएंगी, 3 होंगी तो तीनों टाइमिंग पे आएंगी। जैसे कल हमने आपको 4 क्लासेस दी थी है ना, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। ठीक, तो यही एक तो जो आपके DLED वाले बच्चे हैं ना, DLED वाले आप लोगों के साथी, उनके पेपर हैं 7-8 जुलाई से, तो मुझे ना उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस और मैथ्स है, कंप्यूटर है, तो उनको थोड़ा सा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि उनका पीक टाइम है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आपके क्लासेस सारी ले रहे हैं, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।